ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई एसएससी रेलवे टीचिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, प्रीएम्बल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला है कि द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जब जस्टिस की बात होती है तो प्रीएम्बल कौन से जस्टिस की बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है क्या? पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है कि आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन आवर प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या ये बात अमेरिकन जो सिविल रिवॉल्यूशन हुआ था वहां से लिया गया है क्या? ये पूरा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वहां से लिया है कि हमने? दूसरी स्टेटमेंट ये। तीसरा है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैज बीन टेकन या हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो हमने आइडिया है लिबर्टी का वो फ्रेंच से लिया है क्या? लिबर्टी टाउ फ्रेंच की बात हो रही है क्या? ठीक है, तो ये एक है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने, बताओ तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट है वो कथन सही है? तीनों में से कौन कौन से सही है ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी। ये दूसरी वाली स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं है, ये रशियन वाली रिवॉल्यूशन है। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 है उसकी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। चलो आगे देख लेते हैं। When was the reservation of 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज? ओबीसी को 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलती है। फर्स्ट टाइम आजादी के बाद में ये कब से स्टार्ट हुआ? जब स्टार्टिंग में रिजर्वेशन दी तो एससी और एसटी सिलेक्टेड थी, उसके बाद है रिजर्वेशन ओबीसी को मिलने लगी और फिर उसके बाद 10% रिजर्वेशन। ये भी कभी क्वेश्चन आगे आएगा कि बताओ 10% की जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन वो कब से स्टार्ट हुई। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27% से। फिलहाल 27% गवर्नमेंट जॉब की रिजर्वेशन है, वो कब से स्टार्ट हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1990 से, जब बीपी सिंह गवर्नमेंट थे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का स्वीकार किए और पूरे देश में ये लागू की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनएक्ट द फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गरीब है वो भूख से न मरे। आज के टाइम में जो पूरा संकट आया हुआ है, स्पेशली जो गरीब है, माइग्रेंट वर्कर है, उनको बहुत सारी तकलीफ हो रही है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हमको इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये दिक्कत है। तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम उस टाइम में एक जमाना था, बहुत ज्यादा काम हो रहा था। ये लगभग 2011, 12, 13 उसके आसपास की बात है। बताना आपको पहला राज्य कौन सा था इंडिया का जब फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसने वो लागू किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने यह लागू किया था, पहला राज्य बना था 2012 दिसंबर में। लैंडमार्क लेजिस्लेशन की ये एक किस्म से ऐतिहासिक फैसला था। उनकी जो विधानसभा है उनका फूड सिक्योरिटी पे एक तरफा यूनिनिमस डिसीजन है वो हुआ था और फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने कि ये लॉ बनाया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वाज परफॉर्म बाय कंस्टिट्यूट असेंबली? किसने, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य थे? जो संविधान सभा बनी थी उसके कौन कौन से कार्य थे जो आपके सामने दिया हुआ है? तो बहुत सारे कार्य थे, संविधान बनाना भी कार्य था और संविधान के आसपास जो आजू बाजू की चीजें होते हैं वो भी उनका काम था। आपको ये बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि क्या है चारों में से। तो पहला आपके सामने, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग, या ऑल ऑफ दीज, या ये पहले ही चलते आ रहे थे। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, दूसरे फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये देखिए क्या है कि जो संविधान सभा है उसको कुछ और भी काम किए थे उसने, जो कि संविधान बनाने के अलावा। तो क्या है कि उन्होंने मई 1949 में इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ कौन से होते हैं? जो ब्रिटिशर के अधीन थे, मतलब जो गुलाम देशों की संस्था बोल सकते हैं एक शॉर्टकट में, इसको गुलाम देशों की संस्था की मेंबरशिप उन्होंने ली थी या रेक्टिफाई किया था मई 1949 में। उसके अलावा झंडा है वो 22 जुलाई को अपनाया, नेशनल एंथम 24 जनवरी को, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी को, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करने का काम किया था 24 जनवरी को। ये 24 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण सा लग रहा है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ साउथ इंडिया,
हु हैज नॉट एक्टेड इन एनी फिल्म, कि साउथ इंडिया में क्या कल्चर है या क्या क्रेज है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। कभी भी हरियाणा में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं बना होगा, यूपी में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं बना होगा जिसने फिल्मों में काम किया हो, जिसने फिल्मों में डांस वांस किया हो, ऐसा आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, या वो सोचते नहीं है, बस मतलब कल्चर ही उल्टी है, सोचते हैं नाचने गाने वालों कहाँ नेता बनेंगे। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलर, जो वहां पे पॉपुलर बहुत क्रेज होता है फिल्मों का, और वो जो पूजा जाता है इसलिए उनके मंदिर तक बनते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के बनते हैं उस तरह से। बताना है आपको कि कौन सा ऐसा नेता है जो कि फिल्मों में जिसने काम नहीं किया था। जयललिता ने, एनटी रामाराव ने, एमजी रामचंद्रन और अन्नादुरई ने। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है CN अन्नादुरई। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, जिन्होंने काम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु। ठीक है, और फर्स्ट मेंबर थे वो द्रविडियन पार्टी के, जो कि उसने ये पोस्ट हासिल की थी चीफ मिनिस्टर की। ही वाज एन अक्लेम्ड राइटर, वो तमिल लैंग्वेज के एक अच्छे राइटर थे। हालांकि उन्होंने कई जो नाटक वगैरह उसमें काम किया था, स्क्रिप्ट भी लिखी थी, तो कहने का मतलब बैकग्राउंड में काम किया था। एज ए फ्रंट में आकर डायलॉग और जो डांस वांस वाला काम है उन्होंने नहीं किया था। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आप जानते हैं जैसे कि चेयरमैन होता है एक नीति आयोग का, एक होता है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन से रिलेटेड उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो आपको दिया हुआ है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है क्या वो अपॉइंटमेंट किया जाता है क्या? ही एंजॉयज द स्टेटस ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। He enjoyed the status of cabinet rank minister. He is a member of the union cabinet. He attends cabinet meeting as a special invitee. He is the de facto executive head of the आयोग। क्या वो एग्जीक्यूटिव मतलब कि फुल टाइम एग्जीक्यूटिव हेड है क्या आयोग का? ये पांचवा आपके सामने स्टेटमेंट। बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है यहां पे करेक्ट है। यहां पे करेक्ट पूछा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इससे संबंधित है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो देखो वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, उसका प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, और ये वाइस चेयरमैन होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत, तो जो पहले वाले तो कटी गए, इसका मतलब बाकी रहे दो। अब देख रहे हैं, एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन उसका दर्जा कैबिनेट रैंक का होता है, तो ये स्टेटमेंट तो हुई सही। फिर ही इज अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। क्या यूनियन कैबिनेट का सदस्य है वो? ना, वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसको दर्जा है। ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट बट ही एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। तो स्टेटमेंट सही है, या तो सेकंड सही होगी या थर्ड सही होगी। तो इसमें क्या है, फिर कौन सी स्टेटमेंट हो गई? तो ये गलत हो गई, तो दूसरी करेक्ट है और पांचवी करेक्ट है, क्योंकि वो एक्चुअली में फुल टाइम वही काम करता है, एग्जीक्यूटिव हेड का वही काम करता है, और वो सभी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करता है स्पेशल इनवाइटी के रूम में। तो दूसरी, चौथी, पांचवी, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन है, वो आप निकाल सकते हैं अपने जजमेंट के आधार पे। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, और उसको वोटिंग का राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, इसलिए वोटिंग का राइट नहीं है। वो भाग लेता है कैबिनेट मीटिंग में, और वो फुल टाइम फंक्शनल हेड का काम करता है। किसका? नीति आयोग का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। आपको बताना है कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है, IPS है, IAS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तीन जो ऑल इंडिया सर्विस है उसके बारे में। हम सेंट्रल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस है वो सेंट्रल सर्विसेज है, NDA है वो सेंट्रल सर्विसेज, CDS वाले सेंट्रल सर्विसेज होते हैं। यहां पे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट प्रोवाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंक्लूडेड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज विच वर अप्रूव्ड। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं वो ट्रू है इसके बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिड नॉट प्रोवाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड कोई आर्टिकल वगैरह है? क्या आर्टिकल वगैरह है?
आर्टिकल वगैरह ऑब्वियसली हमने कई बार पीछे डिस्कशन भी किया है, आर्टिकल अलग अलग मुद्दों पे, उसके सर्विस कंडीशन से रिलेटेड भी आर्टिकल थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का तो जिक्र था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की खास फेवरेट चीजें थी ये भी हमारे पहले प्रेजेंटेशन में आया है। Constitutional Assembly included provision with respect to all India services which were approved all of these। तो ये चारों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, पहले जो भारतीय कौन थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज में आईसीएस बने थे, पहले भारतीय जो, ठीक है, पहले भारतीय जो कि इंडियन सिविल सर्विस बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। चलो आगे देख लेते। उन्होंने महिलाओं वगैरह के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया था। ऑथर थे, सॉन्ग कंपोजर थे, लिंग्विस्टिक थे और उनका कंट्रीब्यूशन था महिलाओं के उत्थान के लिए। Which state is not included in the Capital Region Planning Council? ये कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल से रिलेटेड है, हमने पहले भी क्वेश्चन है कहीं कहीं पूछे हैं, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट पूछे थे कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एनसीआर का रीजन है उसमें एक थोड़ा सा और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा ये तीनों है, इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल के हिस्सा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका हिस्सा नहीं है, 3 इसका हिस्सा है। आप एक बार गूगल सर्च कीजिए, नक्शा देखिए, वो मैंने शायद पीछे कहीं नक्शा भी दिखाया आपको कि कौन कौन से वो शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, वो 1985 में 1985 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। Which factor is necessary for the development of democratic institution? क्वेश्चन है कि which factor is necessary for the development of democratic institution? कि जो लोकतांत्रिक संस्थान होते हैं उसके लिए एक नेसेसरी फैक्टर क्या है? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कंपेरेटिव चीज पूछ रखी है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, वन पार्टी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए क्या जरूरी है कि उसके फंडामेंटल राइट का होना या लाइफ का राइट टू लाइफ, ये वाली चीजें होना जरूरी है। मतलब रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट है, डेमोक्रेसी और राइट्स दोनों साथ साथ चलते हैं। वन पार्टी सिस्टम मतलब कि वो तानाशाही रवैया हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज है वो तानाशाही वाली बात है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का कोई जरूरी है कि बहुत अच्छी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो तो वो डेमोक्रेटिक भी हो। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका राइट आंसर है। कई बार आपको ये निकालने भी होते हैं, एलिमिनेट भी करने होते हैं समझने के लिए चीजों को, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग, पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकती है पार्लियामेंट, कैंची चला सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कर सकता। क्या ऐसा कर सकती है क्या? पहली बात। दूसरी बात, Constitution authorizes the Chief Justice of India to appoint other places or places as the seat of Supreme Court। कि संविधान है वो मुख्य न्यायाधीश को ये इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है दिल्ली के अलावा और कहीं भी हो सकती है। ये उनके सामने, ये आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर है वो है बी। राइट आंसर क्या है? बी है। ये गलत है। पार्लियामेंट उसकी शक्ति को कम नहीं ज्यादा कर सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो ये तो स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी, कम तो कर ही नहीं सकती, ज्यादा कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति की अप्रूवल से वो दिल्ली के बाहर भी सीट को रख सकते हैं, वहां पे भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, मतलब कि बाइंडिंग नहीं है। कहने का मतलब है कोई दूसरा कोर्ट ये नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट को, आदेश जारी नहीं किया जा सकता किसी जज या किसी कोर्ट द्वारा कि आपको आदेश दिया जाता है कि ये सीट है, अब आपको अपनी जो सीटिंग है, सुनवाई है वो बॉम्बे करनी है 1 महीने के लिए, दिल्ली में कोरोना हो गया है, तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है।
एनीवे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी डिटेल इसमें दी हुई एक्सप्लेनेशन में आपकी पीडीएफ में, वो जरूर पढ़ लीजिए कि मामला क्या है ये। मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर हु कैन फॉर्म ए ट्रेड यूनियन एंड गेट इट रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। आपके सामने ट्रेड यूनियन एक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर है वो कितने हो सकते हैं ट्रेड यूनियन का, जो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके मुताबिक कितने वर्कर होने चाहिए ट्रेड यूनियन का। तो इसका राइट आंसर क्या है, 7 होनी चाहिए। 7 होने चाहिए। जो 2001 में एक्ट बना है ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट, उसके अनुसार 10% या मिनिमम 7 वो होने चाहिए। अगर 100 वर्कर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में, तो 10% मतलब 10 होने चाहिए, लेकिन मिनिमम तो 7 होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर इससे कम संख्या 50 है तो 50 में से 7 होनी चाहिए, फिर 5 नहीं 7 होनी चाहिए, तभी यूनियन का रिकॉग्निशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हु सेड द साइमन कमीशन, और साथ साथ में क्या उसकी कॉमन प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एजेंडों पे लड़ रहे, कॉमन इश्यू होनी चाहिए तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा उनको। अगला क्वेश्चन है कि हु सेड साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश। कचरे के ढेर में फेंक दो इस रिपोर्ट को, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। ये एक कथन था, ये किसने बोला था? क्या महात्मा गांधी ने बोला या किसी और ने बोला? ये बात किसने बोली थी? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है शिवा स्वामी अय्यर। शिवा स्वामी अय्यर है इसका राइट आंसर है, ठीक है। उन्होंने ये बातें बोली थी, ठीक है। वो क्या एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास 1907 से लेकर 1911 तक भी रह चुके थे। लीग ऑफ नेशन, ही वाज द इंडियन डेलीगेट टू 3rd सेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन 1922 में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी उनके पास में पद थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स। आपको बताना है कि जो सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, मतलब कि छोटी जगह पे जो कोर्ट होते हैं जो कि सजा देते हैं, क्रिमिनल की सुनवाई करते हैं, सजा देने का काम करते हैं, उसमें एपिक्स कोर्ट कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन जज या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो इसमें, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर वो क्रिमिनल कोर्ट की सुनवाई करता है तो सेशन जज कहलाता है, तो इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन जज है, वहां पे अपील के जरिए भी सुनवाई हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि वो एपिक्स ऑफ द सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में वो सबसे बड़ा जज हो गया है, अकेला जज जिसको कि अपील के जरिए छोटे कोर्ट वहां तक जा सकते हैं जो क्रिमिनल वाले मुकदमे, उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पॉलिटिशियन। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे, मतलब कि जिसकी कि एमपी या इलेक्शन कभी लड़ा नहीं। आई.के. गुजराल, एस.एल. बहुगुणा, जे. ललिता या फिर एच.एन. बहुगुणा। ये आपको सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि काफी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे। चिपको आंदोलन के जनक थे वो। गढ़वाल इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट था उनके नाम पे। उनकी वाइफ ने चिपको आंदोलन का आइडिया दिया था उनको और उन्होंने एक्शन लिया था, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो नीचे वाला 4th ऑप्शन था, वो क्या है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। बाद में उन्होंने भारतीय लोकदल को ज्वाइन कर लिया था चरण सिंह के साथ में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इसके अलावा 1900 आप आई.के. गुजराल का नाम सुना होगा, जो कि भारत के 12वें प्राइम मिनिस्टर। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर? 12वें प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे वो, ठीक है। 12वें प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे वो। और वो एक्चुअल में क्या है कि उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके भी वो नेता थे, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट बनाती है, चर्चा में रहती है काफी ज्यादा। बताना आपको ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट ही नहीं है वहां पे। ऐसा जो आपके सामने है, ऐसा कौन सा है जो डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो आपको बताना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बैंकिंग का डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, बजट का डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट है नहीं है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। देखो 5वां डिपार्टमेंट ऑफ बजट कोई है ही नहीं, और तीसरा क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फिर है कौन से?
डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, जहां पर कि बहुत सारे एसएससी के बच्चे हैं वो बाकी ज्वाइन करते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद में, वो ऐसे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय, स्वराज पहली बार नेशनल डिमांड है वो किसने डिमांड की थी, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज किसने रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने पहली बार इसकी डिमांड रखी थी। थोड़ा सा पेच है इसमें कि कांग्रेस डिमांड फॉर स्वराज, इसमें कि स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, सेल्फ रूल, वो पहली बार पब्लिकली एक्सप्रेस की थी। जो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था कलकत्ता सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1906 में, वहां पे। लेकिन जो एक्चुअल में जो टर्म है स्वराज है, जो इसका वर्ड है ना स्वराज नाम, वो उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो पब्लिकली मांग की थी। लेकिन ये जो प्रचलन था ना स्वराज, ठीक है, स्वराज प्रचलन था, वो क्या है, स्वामी जो टर्म है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का गढ़ा हुआ था। Which of the following is one of the characteristic of civil services in India? ठीक है, Which of the following is one of the characteristics of civil services in India? Civil services की एक characteristics कौन सी है? ठीक है, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शलिटी, दूसरा पार्टीशान, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के समर्थक हो सकते हैं। टेम्पोररी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेक्सस, अस्थायी रूप से पॉलिटिकल पार्टी और उसके बीच में नेक्सस हो सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। क्या है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होना चाहिए, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट जो आंसर है, ठीक है, वो है इसका न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ये एक्चुअल में उसका मेन क्रक्स है। प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी है, उसके आधार पे भारत की सिविल सेवा है वो चलती है। न्यूट्रली यूजल, आप चाहें तो इसका अलग अलग मतलब समझ सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपको डिटेल में इसको जानना है तो इसका मतलब क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है कि जो पावर फंक्शन होते हैं किसके, सीआईसी, ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो आरटीआई वाले हैं, आप अर्जी लगाते हैं कि मुझे अपना पेपर दिखा दो, मुझे ये दिखा दो, मुझे वो दिखा दो, तो आपकी सुनवाई ढंग से न हो या आपसे पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं, आपको लगता है कि मेरी बात बनी नहीं है, आखिर तक आप पहुंच गए, तो क्या है उसकी ड्यूटी? इट इज ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो इसकी जो पावर है इसमें क्या है कि एनी पर्सन से जो कंप्लेंट रिसीव करना, तो क्या ड्यूटी है? हु थिंक्स, किससे रिसीव कर सकता है वो कंप्लेंट, मतलब कौन उसको कंप्लेंट कर सकता है? इट हु थिंक्स द फीस चार्ज्ड आर अनरीजनेबल, कि फीस है वो मेरे से बहुत ज्यादा मांग ली गई, ठीक है, 10 रुपए के बजाय 20 रुपए या 100 रुपए मांग लिए गए, या जितने भी फीस है उसकी तुलना में डबल मांग ली गई। हु थिंक्स द फीस चार्ज आर अनरीजनेबल, पहली बात तो ये होगी। दूसरी क्या है? हु हैज बीन रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कि भाग जाए यहां से, कुछ नहीं होने वाला तेरा, तो इस तरह की बात बोल दी है किसी ने। हु थिंक्स द इन्फॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स, मांगी कुछ और थी, मिली कुछ और, मतलब उसने वैसे चिपका दी है, कोई ऐसी बात है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सभी इसके सामने ऑल आर करेक्ट। चौथे स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। इन सारे मामलों में जिन्होंने भी ऐसा काम किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, फाइन हो सकता है। वो आपने जो हमारे थ्योरी की वीडियो है, ठीक है, अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसकी थ्योरी की वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल से बताया गया है, ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल से बताया गया है कि ऐसा क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। यहां पे आपको भी कुछ बताया गया है कि क्या क्या उसकी पावर है, तो चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। द रिकॉल प्रोविजन टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिस bearer from the local self government institution has been executed in, मतलब क्या है इसका? रिकॉल का मतलब क्या होता है रिकॉल प्रोविजन का? कि अगर मान लो, देखो, अगर किसी एमएलए है या एमपी है, उसको ये बोल दिया जाए 5 साल उसको दिए जाते हैं, चुनकर आता है, अगर उसका काम ठीक ना हो बीच में बुला लिया जाए उसको, भाई तेरे बस की बात नहीं है, ये जोड़े हाथ वापस आ जा, इसको बोलते हैं रिकॉल।
कि जनता के पास में रिकॉल का राइट हो। तो इससे क्या है, 500 साल उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर रहता है, भाई काम नहीं किया तो पता चला वापस बुला लिया, ठीक है। वरना क्या आज के टाइम में क्या है, एक बार चुन लिया तो वो ऐसा लगता है जनता का सेवक नहीं, जनता का राजा बन गया है, या दूसरे शब्दों में बोले जनता को बेवकूफ समझना स्टार्ट कर देता है, वो मनमर्जी करना स्टार्ट कर देता है, धमकाना स्टार्ट कर देता है लोगों को। तो वो वाली प्रोविजन क्या है कि लोकल गवर्नमेंट में कौन सा राज्य है जिन्होंने ऐसा कर रखा है कि अगर कोई सरपंच या मेंबर ठीक ढंग से काम नहीं करे, लोग उसको वापस बुला लेंगे, भाई तेरे बस की बात नहीं, आ वापस। ऐसा है, कहां पे है कानून, ऐसा कौन से राज्य में? समझ में आई होगी बात। मुद्दा समझाने के लिए मैंने उसका लिया था सारा एमएलए एमपी का, लेकिन ये मुद्दा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब पंचायतों में। तो ये कौन से राज्य कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है वो ऐसे राज्य है जहां पे कि ये प्रोविजन शामिल है। आगे चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, हालांकि एमपी और एमएलए में नहीं है, मतलब एमएलए बनना एमपी बनना उसको वापस नहीं बुलाया जाता, लेकिन डिमांड थी अन्ना हजारे की, लेकिन वो दबकर रह गई। आजकल अन्ना हजारे है वो क्या है कि कहीं चुपचाप बैठे हैं। Which of the following statement regarding the Indian Council Act of 1861 is or are correct? 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है, बताना है। इट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, क्या इसने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम, विभाग अलग अलग राज्यों के, ये वित्त मंत्री और ये वो मंत्री। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इश्यू ऑर्डिनेंस, क्या इसने वाइसराय को पावर दी थी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसने जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो स्टार्ट कर दिया था क्या इंडिया में। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पूछा गया है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो थोड़ा जोश में आकर आंसर देने के बजाय सोच समझ कर आंसर देना, ठीक है। कई बार क्या है जोश में आकर आंसर दे देते हैं, तो ये जरूर आप देख ले सकते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या है इसका हिसाब किताब, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पे ये दोनों तो है सही, ये वाली सही है, वाइसराय ने ऑर्डिनेंस इश्यू, वाइसराय के पास पावर हो गई थी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की, और ये वाला डिसेंट्रलाइजेशन का विषय, ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये सही क्यों नहीं है? देखिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बाकियों के आपको जब करेक्ट है तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं कि मामला क्या है सारा, इस एक्ट के क्या क्या फीचर है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1859 में ही, लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था वो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, जस्ट योर रिकॉग्निशन ऑफ टू दिस पोर्टफोलियो सिस्टम, रिकॉग्नाइज कब हुआ, यहां पे क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस कब हुआ, रिकॉग्निशन नहीं, इंट्रोड्यूस कब हुआ। इंट्रोड्यूस हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में, लेकिन रिकॉग्निशन कब हुआ? उस एक्ट के जरिए हुआ। तो थोड़ा सा पेज था इसमें, वो आप समझ सकते हैं। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल है, वो इंचार्ज बनाया जाता था एक या डिपार्टमेंट का, और उस बिहाफ पे जो काउंसिल थी उसके बिहाफ पे उसको अथॉरिटी थी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे फैसला करने का, फैसला करने से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट ने वाइसराय को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी, और इसके साथ में क्या है कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और इसी दौरान क्या है कि 3 इंडियन है उसको वाइसराय की जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, नॉमिनेटेड 3 भारतीयों को राजा की काउंसिल में, वाइसराय की काउंसिल में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बताना क्या है कि आपको कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि वहां का एमपी कौन बने। इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पे एमपी कौन बने थे, कौन थे वो पहले भारतीय जहां एमपी बन गए, ठीक है। बताओ कौन थे वो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहले एमपी थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वाज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स बिटवीन 1892 से 1895, द फर्स्ट एशियन टू बी ए ब्रिटिश पीएम एमपी। ये भी आप देख सकते हैं, इस रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश एमपी।
तो आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार कि आप विकिपीडिया से दादा भाई नौरोजी के बारे में या और कहीं से दादा भाई नौरोजी के बारे में गूगल से सर्च करके थोड़ा पढ़ लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इन पे आते हैं, इनकी किताबों से रिलेटेड हो, इनकी कोई कहावत से रिलेटेड हो, इनके कोई आंदोलन टाइप की चीजें हो, इसके बारे में अलग से पढ़ लेते हैं। कई बार जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको परेशान न करे, बाद में बेटर होगा। The person responsible for introducing the conception of diarchy in the 1990 Act was, कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल था कि जिसने की इंट्रोड्यूस की थी डायरकी सिस्टम, डायरकी दौरे शासन की प्रणाली। दौरे शासन की प्रणाली है 1919 के एक्ट में राज्यों में स्टार्ट की गई थी, बाद में केंद्र में आ गई राज्यों को हटाकर 1935 वाले में। ये बातें हमने अलग अलग क्वेश्चन में पूछी थी, बताना है कि वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो थे मोंटेगू। क्या थे? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बाय एडविन सैमुअल मोंटेग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1917 से लेकर 1952 तक, और लॉर्ड चेल्सफोर्ड वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो वहां पे वाइसराय की बात नहीं थी ऑप्शन में, बात किसकी थी? ये थी मोंटेग की बात थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोंटेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। NREGP इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ। NREGP आप अलग अलग जगह पे ये नाम सुनते होंगे, ठीक है, इसके या इर्द गिर्द भी नाम सुनते होंगे। बताना है आपको कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका ए इसका राइट आंसर है, जो कि बाद में चलकर मनरेगा को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसका नाम दे दिया गया। ये एक्ट 25 अगस्त 2005 में बना था और इसका नया नाम है जो दिया था 2 अक्टूबर 2009 में। आगे चल लेते हैं। द इंडियन ट्राइकलर वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो तिरंगा है भारत का, वो कब फहराया था? तिरंगा कब फहराया गया था? पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है, इसका राइट आंसर है वो है बी, ऑन द बैंक्स ऑफ रवि एट लाहौर इन 1929। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो मिडनाइट 31 दिसंबर 1929 से लेकर 1 जनवरी 1930 इस दौरान है, मतलब रात के टाइम में, नए साल के ऊपर है कि 1930 में हम लोग आजादी के रूप में सोच रहे हैं। तो इसलिए इसको मिडनाइट अनफर्ल किया गया था, फहराया गया था आधी रात को। दिस वाज द टाइम सेट फॉर डेडलाइन ऑफ द नेहरू कमेटी रिपोर्ट। वंस डेडलाइन एक्सपायर्ड, जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑन द रिवर रवि बैंक ऑफ लाहौर। इट वाज ऑन द सेम डे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे है उसको डिक्लेयर किया था, और या डे ऑफ पूर्ण स्वराज, जिसको कि 20 साल बाद में भारत को कंप्लीट आजादी मिली। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है? फेडरल फीचर नहीं है। तो आपका फेडरलिज्म पे बहुत सारे आज के टाइम में भी हमेशा अखबारों में चर्चा रहती है, राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में खींचतान हमेशा रहती है। तो राज्य और केंद्र अगर कभी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एक सिंगल पार्टी ज्यादा बहुमत में होती है, तो राज्यों को परेशान करना भी स्टार्ट कर देती है, और वहां पे अगर कमजोर है तो राज्य उस केंद्र को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की बातें चलती रहती है। आपके सामने है 5 स्टेटमेंट, और कौन कौन सी 6 आपके सामने चीजें हैं। आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है, 6 फीचर में से कौन सा नहीं है जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, मतलब यूनिटी की तरफ है, वो उसका झुकाव यूनिटी की तरफ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, और उसके बाद कौन सा? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ऐसे फीचर हैं जो कि यूनिटरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एक जुडिशरी, राज्यों को कोई हक नहीं अपना अलग से कोर्ट बनाने का, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गई। ऑल इंडिया सर्विसेज,
कि राज्य अपनी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, वहां पे एसपी डीएसपी ये सारे जो बड़े अधिकारी होंगे वो केंद्र के नुमाइंदे होंगे, मतलब केंद्र की दखलंदाजी है, तो राज्यों को अलग से पावर नहीं है ये। तो ये हो गया सिंगल सिटीजन, राज्यों को अलग से अपने नागरिकता देने का पावर नहीं है, तो फेडरल फीचर ये नहीं है। ठीक है, ये 2 3 6 मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, और क्या है आपका, नेम ऑफ द लेकेड्यू मिनिकोय अमेंदीवी आइलैंड वर चेंज्ड। ये कुछ आइलैंड थे, इनका चेंज करके लक्षद्वीप बना दिया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब उस लक्षद्वीप का आप बोल सकते हैं कि पुराना नाम क्या है। अगर पूछे लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है, तो उनका नाम है, कुछ आइलैंड का ग्रुप था ये, तो लक्षद्वीप मिनिकोय अमेंदीवी आइलैंड्स है, उसको लक्षद्वीप बोला जाता है। ये लक्षद्वीप नाम कब रखा गया फिर, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कब ये इसका नाम रखा गया। तो इससे कुछ ना कुछ इधर उधर पहले भी क्वेश्चन आए हैं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, 1973 इसका राइट आंसर होगा। नेशनल पंचायती राज डे है वो कब मनाया जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेशनल पंचायती राज डे है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है वो है 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि जो ये पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में जो बना था, वो इनफोर्स हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इस दिन से लेकर हर साल है ये बनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द 18th century who among the following philosophers said these famous words, man is born free but is everywhere in chains। कि एक कहावत बोली है किसी ने, आप कई बार ऐसे लिखते हैं ना किसी डेमोक्रेसी पे या राइट्स की बात है, तो ये बड़ी अच्छी कहावत है कि मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो एसएससी के एग्जाम देते हैं टायर 3 वाले, या फिर एचएस के, या फिर दूसरे यूपीपीसीएस के स्टेट के एग्जाम देते हैं, कहीं ऐसे लिखने की जरूरत पड़े तो ये अच्छी कहावत है अगर इस तरह कोई आ जाता है तो। ठीक है, लेकिन ये बात बोली किसने, किस फिलोसफर ने डेमोक्रेसी के ऊपर ये कटाक्ष किया था, मतलब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए ये बात बोली। ठीक है, कि आदमी आजाद तो होता है लेकिन फिर जकड़ जाता है, कभी ये कानून कभी ये कानून, कभी ये फंस जाता है कभी वो फंस जाता है। ये फिलोसफर कौन था, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है सी, जीन जैकस रूसो। ठीक है, ये थे यूरोप के काफी बड़े, इन्होंने प्रभावित किया था पूरी फ्रांस को और पूरे यूरोप को, अपने थॉट प्रोसेस से प्रभावित किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी से इंस्पायर थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि इन इंडियन पार्लियामेंट ए बिल में बी सेंट टू ए सिलेक्ट कमेटी, कि भारत की पार्लियामेंट में कि जब सिलेक्ट कमेटी को बिल भेजा जाता है, कब भेजा जाता है, क्या पहली रीडिंग, जब बिल आता है पहली रीडिंग होती है उसके बाद भेजा जाता है, या आफ्टर द सेकेंड रीडिंग भेजा जाता है, आफ्टर जनरल डिस्कशन ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग, या एट एनी स्टेज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर, या किसी भी स्टेज पे स्पीकर की डिस्क्रिप्शन होती है, स्पीकर के पास पावर होती है कि कब उसको सिलेक्ट कमेटी के भेजना है। सिलेक्ट कमेटी का मतलब कि मान लो कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल आ गया है, तो जो अब जजेस को एजुकेशन की जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे इस मामले में काम किया है, तो वो उसकी कोई कमेटी बना दी जाती है, वो उसकी स्टडी करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट देंगे पार्लियामेंट को। इसका मतलब सिलेक्ट कमेटी उसको बोला जा रहा है, बजाय कि पूरी पार्लियामेंट उसको डिस्कस करे। बताओ कब भेजा जाता है, ये प्रोसेस आप जरूर पढ़ना कि ये पार्लियामेंट में बिल पास करने का कौन कौन सी स्टेजेस आती है। जब तक स्टेजेस का पता नहीं होगा ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है इसमें। जिस बच्चे ने पार्लियामेंट में बिल पास करने की स्टेजेस नहीं पढ़ी होगी उसको कैसा पता चलेगा ये क्या लिख रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका सी, आफ्टर द जनरल डिस्कशन ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडिया, भारत के जो राज्य आज के टाइम में जब राज्य देख रहे हैं यहाँ पे, उनका ऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन हुआ था राज्यों का। क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड, कि आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। आंध्र प्रदेश क्या भारत का पहला राज्य बना था भाषा के आधार पे,
फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी देखिए क्या दिया हुआ है कि धर कमीशन गेव इन इट टू द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वेयर जेपी कमेटी अपोज द आइडिया। कि धर कमीशन ने तो ये बोला था कि भाषा के आधार पर राज्य होना चाहिए और जेवीपी ने ये बोला था भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तीसरी स्टेटमेंट है आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन वाज द आउटकम ऑफ फजल अली कमीशन। कि भाषा के आधार पे या कल्चर के आधार पे होना चाहिए, वो फजल अली कमीशन है, उसकी आउटकम थी, उसका आधार था रिपोर्ट का। ठीक है, तो बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है सही है भाषा के आधार। क्वेश्चन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब तीसरी स्टेटमेंट क्यों है करेक्ट? पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है कि आंध्र प्रदेश है ना फजल अली कमीशन से पहले ही बन गया था। उन्होंने आंदोलन किया था और उसके बाद में कुछ तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थी तमिलनाडु में, मद्रास में, उस टाइम में उसको बाहर करके आंध्र प्रदेश बना दिया था। बाद में बनाया कमीशन तो ये फजल अली। तो पहली स्टेटमेंट तो इस वजह से गलत हो गई। तो 1953 की बात है, वो है 1956 के बाद। धर कमीशन गेव इट आइडिया, तो ये इसने आइडिया नहीं दिया था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, वो तो फजल अली कमीशन था, उसने दिया था। तो इन्होंने और जेवीपी ने बोला था कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो दूसरी गलत होगी। इन्होंने फजल अली कमीशन ने बोला था भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे देख लेते हैं और पूरा इसका स्टोरी पढ़नी है कि मामला क्या है ये, तो आप इसको पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा पूरा पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि चल क्या रहा था मामला। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट। देखो पार्लियामेंट कुछ मोशन होते हैं, पार्लियामेंट में क्या होते हैं कि कुछ एक प्रस्ताव आते हैं। बजट से रिलेटेड कौन सा प्रस्ताव होता है? स्थगन प्रस्ताव हो सकता है क्या बजट से रिलेटेड? सेंसर प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, नन ऑफ दिस क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वो होगा कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। बजट के जो प्रोविजंस होते हैं उस पर कट मोशन आता है। हालांकि आमतौर पर कभी भी जो बजट पे मोशन होते हैं स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि लोकसभा में होते हैं, बहुमत होता है सरकार का, तो आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ उसको सरकार की क्रिटिसिज्म करने के लिए या उसको एक्सपोज करने के लिए मोशन आते हैं, कट मोशन। हाउ मेनी टाइम्स वाज द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर। कि कितनी बार लोकसभा की जो टर्म है वो 6 साल की गई है? कितनी बार? देखो आमतौर पे क्या होता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, लेकिन 5 साल के बजाय 6 साल है, वो कब किया गया? कितनी बार किया जा चुका है 6 साल? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं हुआ 6 साल की लोकसभा कभी नहीं हुई आज तक। क्या ऐसा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है ए, कि 1 बार हुआ आज तक, 1 बार हुआ आज तक। पहली जो सीटिंग थी लोकसभा की, 5वीं लोकसभा, ये याद रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 5वीं थी, ये 6ठी थी, ये कौन सी थी, ऐसे भी आ जाते हैं कि उस दौरान कौन सी लोकसभा थी, 5वीं थी, कौन सी थी। तो 5वीं लोकसभा की थी, 19 मार्च को पहली सीटिंग हुई थी। 18 मार्च को खत्म होनी चाहिए थी, कब? 5 साल बाद में, मतलब 18 मार्च को 1976 को जो कार्यकाल स्टार्ट होता है ना, टर्म स्टार्ट होती है लोकसभा, वो पहली सीटिंग से स्टार्ट होती है। तो 18 मार्च को खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। ठीक है, और क्यों बढ़ा दी गई थी? क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाकर इसको बढ़ा दिया गया था। हाउस वाज डिजोल्व, 18 जनवरी 1977 को डिजोल्व हुई। मतलब कि कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि जो 5वीं लोकसभा है 5 साल 10 महीने और 6 दिन तक चली थी। ठीक है ना, 6 दिन तक चली थी। इमरजेंसी वाली बात कर रहे हैं हम लोग, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। 6th लोकसभा है पहली बार 25 मार्च को 1977 को मिली थी, आफ्टर द 6th जनरल इलेक्शन। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा है वो 5 साल होता है, जो कि 1978 में फिर उसको 5 साल कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन को लाकर। समझ में आ गई होगी बात, सारी स्टोरी क्या है।
हु अमंग द फॉलोइंग अबोलिश द डोल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? ठीक है ना, किसने बंगाल में जो दोहरी प्रणाली होती है, डोल सिस्टम होता है, उसको समाप्त किया था? किसने डोल सिस्टम को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग है वो 1772 से लेकर 1774, 1772 और 74 के बीच में वो बंगाल के गवर्नर बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल बने, और उन्होंने डोल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया था वहां पे। और जो कि स्थापित किसने किया था डोल सिस्टम? ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था। कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरे प्रांत की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और एंड स्टार्टेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू थ्रू एजेंसी ऑफ इट्स अमन सर्वेंट। ये इसकी पूरी स्टोरी है। इसने अपना खुद ही सारा टैक्स वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? यूपीएससी के मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या कैसे हटाया जा सकता है? क्या पार्लियामेंट हटाती है? कौन कैसे हटाता है? पार्लियामेंट आफ्टर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड 2/3 बहुमत से, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाए पार्लियामेंट में तो यूपीएससी के मेंबर हट जाएगा। या प्रेसिडेंट ऑन एन यूनानिमस रिकमेंडेशन, कि अगर मंत्री परिषद है वो बोले, एक तरफा राय दे दे कि प्रेसिडेंट को कि ये हटाओ इनको। या प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी पे प्रेसिडेंट है वो हटा सकते हैं। या प्रेसिडेंट है वो कैट, एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट के आधार पे हटा सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पे हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि जो प्रेसिडेंट है वो हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, जो भी गंभीर आरोप लगे उनकी इंक्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के आधार पे हटा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन, की जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था उसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, प्लानिंग कमीशन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि वो किसी हिस्ट्री टाइप का काम कर रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ। क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं इनके ऊपर, जैसे क्या जो डिफरेंट टाइप के काउंसिल एक्ट वगैरह पे आते हैं ना, ये तो उसी तरह प्लानिंग कमीशन भी आ सकते हैं कि उस टाइम में क्या था, एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या थे। ठीक है, तो कौन थे वो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कौन थे एक्स ऑफिशियो मेंबर? मतलब कि हमेशा ही पदेन सदस्य रहेंगे, बाकियों को हो सकता है इन्विटेशन के जरिए बुलाया जाए, लेकिन वो तो होंगे ही होंगे इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है डी, एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा कौन सा? प्लानिंग मिनिस्टर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड विच अमिट्स द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट। यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है बच्चों के ऊपर, बच्चों के राइट्स के ऊपर, क्वेश्चन समझिए कि बच्चों के राइट्स के ऊपर यूनाइटेड नेशन की संधि है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की क्या है? संधि है। उस कन्वेंशन के मुताबिक बताना है आपको कि कौन सा राइट बच्चों का नहीं है। क्या बच्चों के पास सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन, तो कौन सा इसमें राइट नहीं है बच्चों का? बच्चों का कौन सा राइट नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एम्प्लॉयमेंट। बच्चों से काम न करवाना, यही तो बच्चों का राइट है कि मुझसे काम न करवाया जाए। अगर उसको काम राइट ही दे दिया एम्प्लॉयमेंट का, तो फिर सारे लोग उससे काम करवाएंगे। जो भी बड़े लोग हैं वो क्या है? बच्चों का शोषण करेंगे। जिनको लगेगा कि ये हमें दिक्कत हो रही है काम करने की, बच्चों को एक किस्म से वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए एम्प्लॉयमेंट बच्चों का राइट नहीं है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, राइट ऑफ द चाइल्ड वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन 20 नवंबर 1959 एंड रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय। इंडियन डेलीगेशन फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन राइट्स पे पहली विश्व सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? भारत का नेतृत्व है वो किसने किया था? जब पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स पे, तो उस पे नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है,
14 से 25 जून 1993 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वियना में, ऑस्ट्रिया में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो विकास के कार्य, विकास के जो खर्चे होते हैं, दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक तो होता है डेवलपमेंट वाले, एक होता है नॉन डेवलपमेंट वाले। डेवलपमेंट वाले वो होते हैं जिससे कोई चीज बने, खर्चा किया लेकिन कोई चीज बन रही, प्रोडक्टिविटी आ रही है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंट वाला, जिससे कोई वास्तव में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। जैसे किसी को सैलरी या पेंशन देना, ठीक है, इंप्लॉई को, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लॉई है, उसके खर्चे, क्या वो प्रोडक्टिविटी आ रही है? नहीं आ रही है। लेकिन अगर वही है, अगर कोई किसी चीज पे लगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर पे लगाए जाते हैं, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी आ रही है, कोई चीज बन रही है, ठीक है, यहां पे वो बात आ रही है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन सा निम्नलिखित में से इंक्लूड नहीं है। डिफेंस के खर्चे, मतलब बम बनाना, ये इस तरह की चीजें। एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रांट टू स्टेट्स, ग्रांट टू स्टेट्स, ठीक है। तो ग्रांट टू स्टेट्स का मतलब होता है कि राज्यों को ग्रांट तभी दी जाती है वो डेवलपमेंट वाले काम में खर्चे करने की, उड़ाने में यूज करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो माने नहीं जाते डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे देखिए, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड थ्रू राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या एजुकेशनल कल्चरल राइट की गारंटी है। फंडामेंटल राइट आपको मिलेंगे, वो उसके लिए कौन सा राइट आपके पास में? फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा राइट आपके पास में, ताकि उसको गारंटी मिल जाए आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है सी, कि फंडामेंटल राइट भी, उसके लिए भी आपके पास राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट को लेने के लिए आपको इस राइट का सहारा लेना पड़ता है, आर्टिकल 32 का सहारा लेना पड़ता है। उसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Constitution establishes an independent judiciary too. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्यों है? न्यायपालिका में क्यों स्थापना की गई है? मतलब कि संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है? प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन फेडरल ऑर्गन, चेक अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, या ये सभी। ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट है कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो राइट आंसर क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये स्टेटमेंट वास्तव में कहीं फिट बैठ रही है, संविधान को ऊपर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, Which type of emergency has been imposed only one time in India so far? कौन से टाइप की इमरजेंसी है सिर्फ इंडिया में एक बार लगी है? कौन से टाइप की इमरजेंसी है जिसमें कि इंडिया में सिर्फ एक बार लगी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनल इमरजेंसी है वो इंडिया में एक बार लगी है, वो इंदिरा गांधी वाली, ठीक है। आगे देखिए, और ये कब लगी थी? 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। ये भी याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन है वो अक्सर आ जाते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड, ठीक है। Whose duty is to uphold the Constitution of India and laws of a Parliament in the field of financial administration? वित्तीय प्रशासन के मामलों में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में संविधान का और कानून का, ठीक है, उसको अपहोल्ड करना वो किसकी ड्यूटी है? वो किसका कर्तव्य है? कि संविधान की रक्षा करना, पार्लियामेंट के जो कानून है उसकी रक्षा करना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये किसकी ड्यूटी है? सबसे सर्वोच्च कौन है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में, जिसको कि चलता है ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का नाम सुना होगा आपने, वो है सबसे ज्यादा जिसकी ड्यूटी है जनता के जो पैसे होते हैं उसका ऑडिट और अकाउंट प्रॉपर ढंग से करना, ताकि मिसयूज ना हो जाए पैसे का। और ये आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, आर्टिकल 148। आगे चलते हैं क्वेश्चन का, व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? कि ऐसा क्या, गांधी जी का बेस क्या था डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने इतना समर्थन दिया था? सत्ता के विकेंद्रीकरण को गांधी जी का समर्थन क्यों था?
किस कारणवश है, उसका मेन रीजन था गांधी जी वो मानते थे, क्या मानते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण से रिलेटेड उनका ये मानना था। पहली स्टेटमेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इनटू डेमोक्रेसी। क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर कर देगा कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में? या उनका यह मानना था इंडिया हैड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द पास्ट, कि पहले भी तो पुराने जमाने में इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता था। तीसरा, इसलिए वो सपोर्ट करते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन वाज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है ताकि भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम्युनलिज्म को रोकती है, सांप्रदायिकता को रोकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चरखा। आप इससे लिंक कर सकते हैं, जो कि गांव की आर्थिक प्रगति का एक प्रतीक के रूप में वो देखते थे कि लोग हैं, अगर वो चरखा चलाएंगे तो वो आर्थिक तरक्की का वो प्रतीक मानते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक पावर आ सकती है उनके पास में, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ उनके पास में हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम 28th स्टेट इन इंडिया? भारत का कौन सा राज्य है जो कि 28वां राज्य बना था या बना है? ठीक है, कौन सा राज्य है 28वां राज्य बना है? और आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑब्वियसली क्या है कि अगर आप वैसे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिक्स टाइप, तो फिर सोचेंगे कि पहले 28 फिर 29 हो गया तेलंगाना, फिर एक माइनस कर दिया जम्मू कश्मीर, 28 हो गए। लेकिन ऑप्शन के अनुसार भी तो कुछ चीजें डिसाइड होती है ना। आपको बताना है कि वास्तव में जब 28वां बना था वो कौन था, कौन सा राज्य था, बताइए इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। झारखंड बना था। अब देखिए क्या है कि नवंबर 1 और नवंबर 10 और 15 को तीन राज्यों का उदय हुआ था भारत में। इसका मतलब पिछले लगभग 20 साल हो गए इनको बने हुए राज्यों को। तो क्या है, 26वां राज्य बना, 27वां राज्य बना, 28वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया, उत्तराखंड को यूपी से काटकर, झारखंड को बिहार से काटकर, और ये बिहार वाला ये आखिरी था झारखंड का। ठीक है ना, झारखंड वो आखिरी राज्य बना 28वां। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर और ये, लेकिन कभी 29 होते कभी 28 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना है। द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज आर। आपने अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेशन है पंचायती राज पे, वो आपने कहीं पढ़ी होगी। उनकी क्या थी? कभी बलवंत राय मेहता कमेटी, कभी अशोक मेहता कमेटी। तो मेहता काफी ज्यादा पंचायती राज खेल रहे हैं। आपको ये बताना है कि इस मेहता वाली कमेटी में जो दूसरे मेहता थे, मुरारजी देसाई वाली सरकार के मेहता थे, उस मेहता साहब ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? क्रिएशन ऑफ ए 2-tier सिस्टम, रिजर्वेशन फॉर सीट SC ST, कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या PRI, ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती राज, इट सुपरसीडेड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 1 year। इफ सुपरसीडेड मतलब कि अगर पंचायतों की किसी कारण भंग कर दिया जाता है तो 1 साल के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। 5वीं स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, बताओ कौन सा है ऐसा, कौन कौन सी उनकी रिकमेंडेशन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। ये रिकमेंडेशन नहीं थी, ये क्या 1 साल के बजाय 6 महीने की बात बोली थी, जो आज के टाइम में भी 6 महीने। 3-tier सिस्टम था पहले, या आज के टाइम में वो 2-tier सिस्टम की बात करते थे। मतलब पंचायती जो आखिरी वाला सरपंच वाला वो बात नहीं करते थे कि कुछ गांव पे होना चाहिए, उन्होंने उससे स्टार्ट किया था। SC ST रिजर्वेशन की बात की थी, ये ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी है वो पंचायतों के इलेक्शन या जिला परिषद के इलेक्शन लड़े, ये उन्होंने बात बोला था, ये ठीक बोला था। तो 1 2 3 4 ये 4 स्टेटमेंट इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, अब पूरी जानकारी ले लें, थोड़ा पढ़ भी लेना। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, द नेम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर, कि जब भारत में पहली बार सेंसस हुआ, पहला सेंसस कंडक्ट हुआ, मतलब जनगणना की बात हो रही है यहां पे, तो ब्रिटिशर गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश के गवर्नर कौन थे भारत में? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो चौथे वाइसराय थे
12 जनवरी 1869 और 8 फरवरी 1872 के बीच में उन्होंने परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए, फाइनेंस में इंप्रूवमेंट का स्कोर करने के लिए कुछ कदम उठाए। लॉर्ड मायो है, उन्होंने डाटा कलेक्ट करने का एक से पेन लिया, सिक्योरिटी का पेन लिया, पॉपुलेशन में डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और इसका रिजल्ट वाज दैट इन 1871 इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज टेकन बाय हिज ऑर्डर। मायो आल्सो ऑर्गेनाइज SSI स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक चीजें जो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फायदा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द विनिंग कैंडिडेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड स्कोर, कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको कितने वोट मिलने चाहिए, जीतने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति के इलेक्शन में कितने वोट मिलने चाहिए। क्या वो जो जितने वोट पड़े हैं उनकी मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स वो मिलने चाहिए, बहुमत। अगर 5 उम्मीदवार है जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ जाए, मेजोरिटी मिल जाए तो वो विजयी होगा। क्या 66% वोट मिलने चाहिए, 2/3 वोट मिलने चाहिए जितने वोट पड़े हैं, जितने वोट पड़े, वोट पड़ गए मतलब जितने वोट पड़ गए। फिर है कि 50% ऑफ वोट पोल, 50% वोट चाहिए, 50% वोट चाहिए। 2 खड़े तो 50 हो गए, तो इसका मतलब ये तो वैसे गलत हो गया आंसर। और चौथा है कि मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, कि देखो उसमें क्या प्रेफरेंस वाला सिस्टम होता है, सबसे वाला जो नीचे होता है वो कटता जाएगा और आखिर में 2 बचेंगे, जिसको जब भी आखिर में नहीं, जब भी 2 मतलब है 50% से एक भी वोट हो जाता है, 50% प्लस मोर देन 50% वोट मिल जाएंगे तो उसका मतलब बहुमत माना जाएगा उसका, वो जीत जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। आगे चल लेते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई मिशनरी की बात हो रही है यहां पे। वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया अंडर द एक्ट, किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को अपना धर्म प्रचार करने के लिए इजाजत दे दी गई थी। क्रिश्चियन मिशनरी को इजाजत दे दी गई थी कि अब अपना भारत में एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, अपने धर्म का प्रचार ऐसा कर सकते हैं। तो वो कौन सा एक्ट है वो था, उसका संबंध किस एक्ट से था। तो इसका राइट आंसर है वो था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 है, इससे संबंधित है। एक बार आप चाहें तो जरूर देख सकते हैं इसमें क्या क्या था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है, वो उसका अस्तित्व है कब आया, मतलब परमाणु अप्रसार संधि है वो कब प्रभाव में आई थी, कब वो प्रभाव में आ गई थी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1970। इसका राइट आंसर क्या है 1970 में, ठीक है। क्या इंडिया इसका सदस्य है, थोड़ा आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, जिसका की उद्देश्य है परमाणु हथियार है और परमाणु टेक्नोलॉजी है उसको रोकना है कि वो ज्यादा फैले नहीं। पता चला बहुत ऐसे देशों के हाथ में आ गया या ऐसे लोगों के हाथ में आ गए जो पता नहीं कब अटैक कर दे किसी के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 11 यहां पे क्या होता है कि सिग्नेचर ओपन हो गए थे 1968 में और यह इन्फोर्स हुई थी ट्रीटी वो 1970 में। 11 मई 1995 को ट्रीटी है वो अनिश्चित काल के लिए खोल दी कि आप इस पे कभी भी सिग्नेचर कर दो। 191 स्टेट में से इस ट्रीटी को ज्वाइन कर लिया था। नॉर्थ कोरिया ने ज्वाइन किया था उसने ट्रीटी को 1985 में, लेकिन उसने कभी भी इस ट्रीटी का एक दूसरे से सम्मान नहीं किया, वो कुछ और करता रहा, ट्रीटी कुछ और थी और आखिर में 2003 में ट्रीटी से बाहर हो गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आजकल आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखोगे कि उनके जो मुखिया हैं वो कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। तो आप इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 यूनाइटेड नेशन मेंबर हैं जिन्होंने कभी भी एनपीटी को ज्वाइन नहीं किया, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान। तो भारत इसका सदस्य नहीं है। एनीवे ये थे क्वेश्चन जो आज की प्रेजेंटेशन में थे। मैं उम्मीद करता हूं 50 क्वेश्चन में हो सकता है आपके 40 के आसपास जिस बच्चे का स्कोर आया तो वो अच्छी तैयारी उसकी चल रही होगी। जिसके कम स्कोर आया 40 से कम 30 के आसपास है वो क्या है कि उन चीजों को समझ रहा है। जिसका 20 से कम स्कोर है इसका मतलब क्या है उसको समझ में ही नहीं आ रही है चीजें, बहुत सारी चीजों को पकड़े ही नहीं है कि क्या चल रहा है। पार्लियामेंट किसको बोल रहे हैं, एमपी और एमएलए में फर्क क्या होता है, राज्यसभा विधानसभा में क्या चक्कर है, फर्क क्या है, तो ये चीजें उसको समझ में नहीं आ रही होगी।
तो वो जरूर थोड़ा बेसिक चीजें पढ़े, जिससे कि क्वेश्चन को कैच करने की क्षमता जरूर डेवलप हो जाए, अगर उसको अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। एनीवे, इस क्लास में इतने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।